हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं वन शॉट फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का। और तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो परपेचुटी का कंसेप्ट आता है। परपेचुटी एक स्पेशल टाइप ऑफ एन्युटी होती है। इसके अंदर इसको हम फिक्स डेट से स्टार्ट तो करते हैं लेकिन इसको कभी ख़त्म नहीं करते। ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसलिए आप परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते। परपेचुटी की फ्यूचर वैल्यू आप फाइंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कभी किसी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन में ये आ जाए, आपको कुछ डाटा दे दिया जाए और कहा है कि भाई फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी, तो आप भैया फाइंड ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना। तो अब उसके अंदर देखिए दो टाइप की परपेचुटी होती है। एक होती है जिसमें पीरियोडिक पेमेंट मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। जो पेमेंट पीरियड होता है आपका, पेमेंट पीरियड का मतलब है कि परपेचुटी हर मंथ मिल रही है, या परपेचुटी 6 महीने बाद मिल रही है, या परपेचुटी 1 साल बाद मिल रही है। तो जो भी आपका पेमेंट पीरियड होता है उसके एंड में जब पेमेंट होती है तो वो होती है हमारे पास टाइप 1 परपेचुटी। ठीक है, टाइप 1। इसका जो फार्मूला होता है परपेचुटी का, इसमें प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर अपॉन आई। पी का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, आर का मतलब यहाँ पर परपेचुटी है, या आप कह सकते हो कि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ईच पीरियड, और आई का मतलब हो गया जो इंटरेस्ट है। दूसरी टाइप की परपेचुटी होती है जब पीरियोडिक पेमेंट मेड इन द बिगिनिंग, यानी जो पेमेंट पीरियड है उसके स्टार्टिंग में ही पेमेंट हो जाए, उसको हम बोलते हैं टाइप 2 परपेचुटी। इसमें फार्मूले में यहाँ पर आर और ऐड हो जाता है, तो आर प्लस आर अपॉन आई, ये इसका फार्मूला बन जाता है। तो परपेचुटी में टोटल मिलाकर ये दो फार्मूलाज हैं, P इक्वल्स टू आर अपॉन आई एंड P इक्वल्स टू आर प्लस आर अपॉन आई। टाइप 1 परपेचुटी आपको तब यूज़ करनी है जब पेमेंट एट द एंड हो रही हो। टाइप 2 आपको तब यूज़ करनी है जब पेमेंट बिगिनिंग में हो रही हो। तो वो स्टेटमेंट में लिखा होगा कि कौन सी परपेचुटी आपको यूज़ करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हमारे पास सिंकिंग फंड। अब सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड होता है कि अगर आपका कोई फ्यूचर में कोई गोल है या फ्यूचर में कोई ऐसा एक्सपेंस है जो आपको पता है कि लगभग इतना एक्सपेंस आपका हो सकता है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सोचते हैं कि भाई मैं अब से 5 साल बाद कोई बिज़नेस स्टार्ट करूंगा, तो जो आपकी पॉकेट मनी मिलती है उससे आप कुछ सेव करते हो। वैसे ऐसा बहुत कम है, ठीक है, पॉकेट मनी आप लोग सेव कर लो तो बहुत अच्छी बात है। या आपके पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि भाई आपको आज से 5 साल बाद मुझे पढ़ने के लिए कहीं अच्छी जगह भेजना है, अच्छा कोर्स कराना है कोई, तो उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए। तो जो फ्यूचर एक्सपेंस है उसको पूरा करने के लिए हम एक फ़ंड क्रिएट करते हैं। ठीक, कंपनीज भी अक्सर ऐसा करती है कि उन्हें फ्यूचर में दिखता है कि हमें कोई नई मशीनरी लानी है, या किसी से जो हमने मार्केट से जो कर्जा लिया है उस कर्जा हमें चुकाना है, तो उसके लिए वो फंड क्रिएट करते हैं और उस फंड का इस्तेमाल उसी काम के लिए करते हैं। उस फंड के अंदर जो वैल्यू डालते हैं, जो पैसा डालते हैं, वो एक जैसा पैसा डालते हैं, मतलब सेम अमाउंट डालते हैं और सेम इंटरवल ऑफ टाइम पर डालते हैं। जो भी इंटरवल डिसाइड करें, अगर मंथली डिसाइड करेंगे तो हर मंथ डालेंगे। मान लो आपने 2000 रुपये डिसाइड कर लिया कि हर मंथ हमें डालने, तो हर महीने आप 2000 रुपीज़ डाल रहे हो, तो वो सेम अमाउंट रहेगा 2000, सेम टाइम पीरियड रहेगा हर मंथ, और फिक्स टाइम के लिए रहेगा कि आपने 5 साल के लिए सोचा है, या आपने 2 साल के लिए सोचा है, या आपने 10 साल के लिए सोचा है। तो इस तरह का जो फंड होता है उसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। यानी यहाँ पर भी एक तरह से एन्युटी की तरह ही काम करता है। एन्युटी में भी तो ऐसा ही होता है कि आप सेम वैल्यू डालते हो और लगातार डालते हो और फिक्स टाइम के लिए डालते हो। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा सिंकिंग फंड में, जो टोटल अमाउंट का, वो एन्युटी का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू आर, आर मतलब जो आप रेगुलर पेमेंट उसमें डाल रहे हो, और 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। अगर इसको आप एन्युटी टेबल से करते हो तो ये फार्मूला होता है। तो वो आपको क्वेश्चन में अगर इसकी वैल्यू देगा तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ, अगर आपको इसकी वैल्यू देगा 1 प्लस आई की पावर n तो आप ये वाला फार्मूला लगाओ। अब इसमें भी दो केस होते हैं कि पेमेंट एट द एंड हो रही है या पेमेंट स्टार्टिंग में हो रही है। मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं पेमेंट एट द एंड वाले आते हैं, तो पेमेंट एट द एंड में यही फार्मूला रहेगा। लेकिन पेमेंट अगर बिगिनिंग में हो जाए तो उसमें आपके पास इस फार्मूले के अंदर आपको 1 प्लस आई और मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही चेंज आएगा। इस वाले फार्मूले में क्या होगा, यहाँ पर आर एस, यहाँ पर एन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा आर एस, एन की जगह हो जाएगा n प्लस 1 बाय आई माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा। तो आपको जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा कि पेमेंट एट द एंड हो रही है या पेमेंट इन द बिगिनिंग हो रही है, तो उसी हिसाब से आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो दूसरा आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन सिंकिंग फंड एंड सेविंग अकाउंट।
सिंकिंग फंड भी हमारी अपनी सेविंग होती है, अपनी सेविंग में से जो बचता है हमारे पास हम उसमें जमा करते हैं फंड में, और सेविंग अकाउंट भी वही होता है, जो हमारी सेविंग होती है उसको हम जमा करते रहते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो सिंकिंग फंड होता है ये एक फिक्स्ड टर्म अकाउंट होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि मेरे को 5 साल तक पैसा जमा करना है, या 6 साल तक करना है, या 2 साल तक करना है। सेविंग अकाउंट में कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, आपका अपना अकाउंट है, जब मर्जी आप चलाओ, जब आपको लग रहा है कि नहीं भैया अब नहीं चलाना, हमें बंद कर दो। सिंकिंग फंड में कह रहा है कि सेटअप फॉर ए पर्टिकुलर अपकमिंग एक्सपेंसेस, जो आपके आने वाले एक्सपेंसेस हैं उसके लिए ये फिक्स किया जाता है कि आपको इस खर्चे के लिए ये फंड इकट्ठा करना है। लेकिन सेविंग में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। इसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट आप डालते हो और रेगुलर इंटरवल पर डालते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी अमाउंट डाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, महीने में 4 बार डालो, 10 बार डालो, और जितना मर्जी अमाउंट डालो। इसमें आप जिस पर्पस के लिए आप बनाते हो उसी पर्पस के लिए इसको यूज़ करते हो, ठीक है। इसमें आप किसी भी इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई पर्पस ही नहीं होता। ये तो आपकी सेविंग होती है जो जुड़ती जाती है। लेकिन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा मिलेगा, उसमें आपको कम मिलेगा। ये बॉन्ड लास्ट ईयर भी नहीं, उससे पहले था। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई, ठीक है। एक तो ये ईएमआई की जो फुल फॉर्म है वो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। अच्छा, जो सिंकिंग फंड की डेफिनेशन है या डिफरेंस है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। लास्ट ईयर सीएजीआर का थ्योरी क्वेश्चन बना था, तो इनकी डेफिनेशन या इनके जो डिफरेंसेज हैं ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ईएमआई की फुल फॉर्म होगी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, कि जब आप कोई लोन लेते हो तो उस लोन को जब वापस करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप इकट्ठा ही पैसा वापस करते हो, आप थोड़ा थोड़ा करके वापस करते हो। जो आप थोड़ा थोड़ा करके वापस करते हो तो उसी को बोलते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब उस मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर हमेशा चीज़ ध्यान रखना कि मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 चीज़ें ऐड होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट ऐड होता है और एक इंटरेस्ट ऐड होता है। जो आप लोन लेते हो उसका भी कुछ पार्ट होता है और जो इंटरेस्ट है उसका भी कुछ पार्ट होता है। ऐसा नहीं कि खाली इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि खाली इंटरेस्ट पे करते रहेंगे तो जो आपने पैसा लिया है वो वापस कैसे करोगे। तो हर एक ईएमआई के अंदर ये दोनों चीज़ हमेशा इंक्लूड होती हैं। अब ईएमआई जब आप कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास 2 मेथड दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है फ्लैट रेट मेथड। पहला फ्लैट रेट मेथड का मतलब होता है कि जो आप लोन लेते हो आपका इंटरेस्ट उसी पर ही कैलकुलेट होता है, उस पर कैलकुलेट होकर टोटल इंटरेस्ट आपका ऐड हो जाता है और फिर उसको नंबर ऑफ ईएमआई से हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपकी टोटल ईएमआई की वैल्यू आ जाती है कि आपको इतनी ईएमआई देनी है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल आपने लिया एक बार, आपका इंटरेस्ट उसी पर लगेगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए लोन ले लिया और 10% आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो मतलब 10,000 का आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। 10,000 का आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो 10,000 ही कैलकुलेट होता है जब तक आप आपका जो ईएमआई वो पूरी नहीं होती है। लेकिन जब हम दूसरा मेथड करेंगे वो अभी हम बाद में चलो डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपने लोन लिया वो, और जो आपका इंटरेस्ट बना टोटल, उन दोनों को ऐड करेंगे और जितनी ईएमआई आपकी हैं, कि आपकी ईएमआई 24 हैं, 12 हैं, 36 हैं, जितने भी ईएमआई है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक ईएमआई की वैल्यू आ जाएगी कि आपको इतनी ईएमआई देनी है, इतने रुपए की किस्त देनी है। तो बहुत सिंपल मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि जैसे मिस्टर एक्स है, उसने लोन लिया 2 लाख का, जिस पर उसको 10% का एनुअल इंटरेस्ट रेट है, और कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए उसने लोन लिया। तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लो। अब क्योंकि ये फ्लैट रेट होता है तो इसमें इंटरेस्ट भी फ्लैट होता है। इंटरेस्ट फ्लैट होने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट का ही फार्मूला लगता है। तो आप पहले इसमें इंटरेस्ट ही निकाल लो, वो आपको बेटर रहेगा। आपने 2 लाख का लोन लिया जिस पर आपको 10% का इंटरेस्ट है, टाइम आपके पास 5 साल का है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट का, PRT अपॉन में 100, वही लगाना है। तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10, उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 लाख टोटल इंटरेस्ट हो गया। तो ईएमआई कितनी बनेगी? अब ईएमआई के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है उनको ऐड कर देंगे, और जो नंबर ऑफ ईएमआई है, अब नंबर ऑफ ईएमआई में आप 5 नहीं लेना, क्योंकि आपको तो मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। तो एक साल के अंदर 12 इंस्टॉलमेंट हुई, तो 5 साल के अंदर 60 इंस्टॉलमेंट हो गई। तो ऐसे 5 इंटू में 12। तो प्रिंसिपल आपने कितना लिया था, 2 लाख का लिया था, उसमें 1 लाख आप इंटरेस्ट का पे कर रहे हो और 60 ईएमआई पे कर रहे हो। तो 2 लाख ये और 1 लाख ये टोटल मिलाकर हो गया 3 लाख। ये आपको पे करना है 60 इंस्टॉलमेंट में। तो 6 से इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 5,000 की, सॉरी 1 2 3 4,
तो आपके पास 5,000 की इंस्टॉलमेंट आ गई कि 5,000 रुपये आपको हर बार देने हैं ताकि आप अपना लोन जो है वो क्लियर कर सको। उसके बाद इसमें जो दूसरा मेथड होता है ये है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं। अब इसमें आपको 3 फार्मूले दे रखे हैं, एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। अगर तीनों फार्मूले में से मैं इसकी अगर बात करूं तो ये तो एन्युटी टेबल का फार्मूला है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है। एन्युटी टेबल का फार्मूला है P अपॉन में ए एन बाय आई। ये आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको सिर्फ P से इसको डिवाइड कर देना। P मतलब जो आप लोन लोगे। बाकी बचे हमारे पास ये 2 फार्मूले। क्वेश्चन इन दोनों फार्मूले के ही ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। तो ये दोनों फार्मूले हैं एक जैसे, लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि भाई P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। अब इस फार्मूले को पूरे को अगर मैं 1 प्लस आई की पावर n से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, ऊपर यहाँ पर क्या है P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इससे। नीचे आपके पास क्या है, नीचे ये 2 टर्म है 1 प्लस आई की पावर n, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया और इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर आके शिफ्ट हो जाएगा, पावर हो जाएगी इसकी माइनस। तो बना P इंटू आई, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में इसको ऊपर लाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी ये माइनस n। तो दोनों फार्मूले हैं एक जैसे, ठीक है, दोनों आप याद रखेंगे तो बेटर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है आपको इसकी वैल्यू दी होती है 1 प्लस आई की पावर पॉजिटिव n, और अगर क्वेश्चन में आपको 1 प्लस आई की पावर माइनस n इसकी वैल्यू दी गई तो आप ये यूज़ करना, और पॉजिटिव वाली वैल्यू दी गई तो ये वाला यूज़ करना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है कि जो जैसे फ्लैट रेट में क्या था, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था आपका इंटरेस्ट उसी पर ही लगेगा, ठीक है, थ्रू आउट उसी पर लगेगा। आपने पैसा वापस आप करते जा रहे हो फिर भी इंटरेस्ट जो है स्टार्टिंग वाली वैल्यू पर है। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जैसे जैसे आप अपना प्रिंसिपल कम करते जा रहे हो तो उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। तो कैलकुलेट उसी हिसाब से किया जाता है और उसको फिर इक्वल ईएमआई में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एज ए कंज्यूमर तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमें सस्ता पड़ता है और फ्लैट रेट मेथड हमें महंगा पड़ता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है बेसिक। इसमें आपको दिया हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न आप निकालते हो किसी भी इन्वेस्टमेंट पर, तो जो आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको वापस क्या मिल रहा है, वो रिटर्न है आपका, ठीक है। वापस मतलब जो फ़ायदा है आपका वो रिटर्न है। तो जैसे आपने कहीं पर कोई 10,000 रुपये लगाए, आपको 11,000 रुपये मिले, तो इसका मतलब आपको 1,000 का फ़ायदा हो गया। तो इंटरेस्ट जब आप रेट ऑफ रिटर्न निकालोगे तो वो 1,000 के ऊपर निकालेंगे, भाई 1,000 हमारा फ़ायदा है। तो यानी फार्मूला सीधा सीधा क्या बना कि आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी करी इनटू में 100, तो इससे आपका निकल जाएगा रेट ऑफ रिटर्न। अब आपका जो फार्मूला है वो मेन फार्मूला यही है। इसी फार्मूले को आपको 2-3 तरीके से यहाँ पर अलग अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कह रहा है कि भाई करंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने अभी की जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी करंट वैल्यू क्या है। जैसे आपने 10,000 लगाए और 11,000 हो गए तो करंट वैल्यू 11,000 हो गई। उसमें से आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करी वो माइनस कर दो, यानी 11 में से 10 माइनस कर दो तो 1,000 ही आ गया, फिर से बात तो वही है। तो यानी फार्मूले दोनों ये सेम ही है। यहाँ पर ये वाला फार्मूला ये भी यही सेम है, बस फ़र्क क्या हो रहा है, यहाँ पर फार्मूला आपको ये यूज़ करना है जब आप किसी शेयर को परचेज करते हो फिर सेल करते हो। तो जो परचेज और सेल करते हो वो आपका प्रॉफिट हो गया, उसका जो डिफरेंस आएगा, आपने शेयर मान लो 11,000 के खरीदे थे और आपने 12,000 के बेच दिए तो आपको 1,000 का वहाँ प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा और प्रॉफिट क्या होता है शेयर में, जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है वो भी तो प्रॉफिट ही होता है। तो जो आप P1 माइनस P0 करोगे, मतलब ये सेल वैल्यू हो गई, ये परचेज वैल्यू हो गई, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, प्लस में जो डिविडेंड आपको मिलेगा, ये दोनों प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो वो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और डिवाइडेड बाय P0 मतलब जो पैसा आपने लगाया था इनटू में 100। तो फार्मूले अगर तीनों आप देखोगे ना तो फार्मूले ये सेम ही कहानी कह रहे हैं कि भाई टोटल प्रॉफिट ऊपर रखना है या टोटल लॉस ऊपर रखना है, नीचे आपने जो पैसा लगाया वो रखना है और इनटू में 100 करना है, उससे आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। अब दूसरा आता है इसमें रेट ऑफ रिटर्न में इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। तो एक रेट ऑफ रिटर्न होता है जो आपको बताया गया कि आपने भाई इतना पैसा लगा रहे हो तो उसमें एनुअली आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ना होकर इंटरेस्ट जो है साल में 4 बार कैलकुलेट हो रहा है, मतलब क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है, तो भाई ऑब्वियस बात है कि आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो वो एक्चुअल में 10% ना होकर वो ज़्यादा हो जाएगा,
ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, फार्मूला ये आएगा यहाँ पर इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न का 1 प्लस में R/100p रेज टू पावर p -1। अब p का मतलब यहाँ पर क्या है, p का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग या नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो जैसे अगर हाफ ईयरली की आप बात करोगे तो उसमें 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर क्वार्टरली की बात करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर मंथली की बात करेंगे तो p की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है। और दूसरा एक फार्मूला रहेगा कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली होता है, तो कंटिन्यूअसली में क्या होता है, फार्मूला हो जाता है e की पावर r -1। इन दोनों में ही बाद में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप निकाल रहे हो और कंपाउंडिंग कह रहा है कि एनुअली हो रही है, मतलब हाफ ईयरली नहीं हो रही, क्वार्टरली नहीं हो रही, मंथली नहीं हो रही, एनुअली कैलकुलेट करेंगे। तो एनुअली जब अगर कैलकुलेट करोगे तो जो इंटरेस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों सेम ही रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है मान लो 10%, तो आंसर 10% ही रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। ठीक है। लेकिन अगर क्वार्टरली करोगे, मंथली करोगे, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली करोगे तो उसमें चेंज जरूर होगा। उसके बाद आता है CAGR। तो CAGR के बारे में अगर हम बात करें तो CAGR का मतलब होता है कि जो आपने वैल्यू लगाई है और जो वैल्यू फ्यूचर में आपकी जाके हो गई, तो उसके हिसाब से आप उसका CAGR निकालते हो कि किस रेट से आपका जो पैसा है वो ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पर फार्मूला रहता है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n -1। अब CAGR का जो मतलब जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो पैसा आपने लगाया वो एक जैसे रेट से बढ़ेगा या घटेगा, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है। तो वो जो फ्लक्चुएशन होती है उस फ्लक्चुएशन को वो ख़त्म करके वो आपको एक फ्लैट रेट देता है कि आपने पैसा इतना लगाया और आपका इतना हो गया, तो इस हिसाब से जो CAGR है वो कितना बनता है। तो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको ये ख़त्म करता है। और उसके अलावा अगर आप किसी दो कंपनी का कंपेयर करना चाहते हो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे या यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे, तो उसके लिए आप उसका CAGR देख सकते हो कि CAGR किसका ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा CAGR है मतलब वहाँ पर आपका पैसा ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस रहेंगे। दो कंपनी की आप कंपेयर कर सकते हो, आप फ्यूचर वैल्यू चेक कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका पैसा जो है आज लगा रहे हो तो इतना कितना हो सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ज़रूरी नहीं कि उतना हो लेकिन फिर भी एक अनुमान हमें मिल जाता है। तो ये सारे इसके फ़ायदे होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई आर्टिकल यूज़ कर रहे हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू में डेप्रीशिएशन होता है, उसकी वैल्यू में कमी होती है। जैसे आप कोई मोबाइल फ़ोन नया नया चकचका खरीद के लाए हो, बिल्कुल ठीक है, अब कुछ समय यूज़ करते हो तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होना स्टार्ट करती है। तो वो जो डेप्रीशिएशन हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ये निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लीनियर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन जो हमारे सिलेबस में है। अब यहाँ पर डेप्रीशिएशन के अंदर कुछ टर्म्स आएंगी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट होती है कि जिस वैल्यू पर आप वो सामान खरीद रहे हो वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको डिनोट करेंगे हम C से। ठीक है। टाइम पीरियड जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको बोलेंगे यूज़फुल लाइफ या यूज़फुल नंबर ऑफ ईयर्स। और जो फिर हमें जब हम उसको बेच रहे हैं कुछ समय बाद उससे जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या डेप्रीशिएटेड वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप उसको बेच रहे हो तो उस समय उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन आपने 2 साल यूज़ किया तो 2 साल के बाद उसका जो डेप्रीशिएशन होगा उसको माइनस करके आप देखोगे तो उसकी ये वैल्यू उस समय बची, तो उसको बोलेंगे उस समय की बुक वैल्यू। अब यहाँ पर जो मेथड होते हैं हमारे पास 3-4 मेथड है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें आपको लीनियर मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है। तो इस मेथड में सीधा फार्मूला ये होता है एनुअल डेप्रीशिएशन का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ए ईयर। तो C माइनस S अपॉन में N, यहाँ पर N आएगा। ठीक है, ये हमारे पास डेप्रीशिएशन का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास इसमें कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये वैसे तो डिलीटेड पोर्शन है, मैं पहले बता रहा हूँ, आप कमेंट में मत करना कि वैसे तो ये डिलीटेड पोर्शन है, आपको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो इसलिए बेटर होगा कि आप इसको कम से कम 1-2 बेसिक क्वेश्चन इसके ज़रूर कर लेना, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कोई दिक्कत ना हो। तो इसके अंदर जो मेथड है इसमें फार्मूला होता है हमारे पास ये।
अब इस फार्मूले को आपको मैं याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले इनमें जो टर्म्स आ रही है ना वो आप समझ लो। एस का मतलब है यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू। आपने कोई चीज़ यूज़ करी तो यूज़ करने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो वैल्यू बचेगी वो स्क्रैप वैल्यू। पी का मतलब है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, आज के टाइम में उसकी जितनी वैल्यू है। ठीक है, 1 माइनस आई, आई मतलब इंटरेस्ट किस रेट से कम हो रहा है, और एन का मतलब है कितनी टाइम में कम हो रहा है। तो आपने एक फार्मूला कर रखा है छोटी क्लासेस में, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में रेट अपॉन 100 रेज टू पावर एन। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों सेम फार्मूले हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपका पैसा बढ़ता है, ठीक है, जब यहाँ पर रेट अपॉन 100 के हिसाब से आप प्लस कर दे हो तो इस रेट से आपका पैसा बढ़ता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर आपका वैल्यू जो है ना, जो आप एसेट यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है, इस प्लस की जगह माइनस है। ये आर अपॉन 100 ये आई तो है, हम आई जैसे 4% होता है तो हम लिख देते हैं 0.04, तो यानी वो उसको डेसिमल आप हटा के लिखोगे तो वो ऐसे ही आएगा 4 अपॉन 100। तो मतलब लिखे हुआ चाहे ऐसे चाहे आप ऐसे लिखो, बात वो एक ही है, तो फार्मूला भी बिल्कुल सेम है। तो अगर आपको ये फार्मूला अच्छे से याद है, इसका कंसेप्ट अच्छे से याद है, तो इस फार्मूले में कुछ भी नहीं है, डिलीटेड भी है तो वो भी अगर आ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मेथड करने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं आएगा। देखो यहाँ कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन परचेज 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले हमने मशीन परचेज करी थी, ठीक है, डेप्रिशिएटेड एट द एनुअल रेट ऑफ 10%, आई 10% दिया हुआ है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज 97200, जो हमने 2 साल पहले मशीन परचेज करी थी, आज के टाइम में उसकी वैल्यू इतनी है। तो आपको वैल्यू बतानी है इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम अभी आज की वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ये है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपके पास P है, प्रेजेंट वैल्यू ये है। आपको S निकालना है, 3 साल बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी रहेगी। I आपको दे रखा है इसने 10% यानी 0.10, और N कह रहा है कि ये 3 है। तो आप फार्मूला लगा दो, S इक्वल्स टू में P 1 माइनस आई रेज टू पावर N। तो P कह रहा है 97,200, 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 3, यह आ जाएगा 0.9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 मतलब 9 का क्यूब करेंगे तो आएगा आपके पास 729, और डेसिमल भी यहाँ लग जाएगा। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 70858.80। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कहता है कि इट्स वैल्यू व्हेन इट वाज परचेज्ड, जब ये परचेज की गई थी तब की वैल्यू बतानी है, यानी तब के हिसाब से इसकी प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, अब से 2 साल पहले। तो आज के टाइम में जो इसकी वैल्यू हुई वो इसकी स्क्रैप वैल्यू हो गई 2 साल बाद। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, हमने 2 साल पहले ये परचेज करी थी, तब की हमें वैल्यू बतानी है, यानी उस समय का P बताना है, और आज वो वैल्यू घटकर इतनी हो गई है, तो ये हमारा S होगा यहाँ पर 97200। ठीक है, P इसमें निकालना होगा हमें, I सेम है, N यहाँ पर 2 साल हो जाएगा, तो यहाँ पर S की जगह आप ये रखेंगे, P हमें फाइंड करना है 0.1 की पावर 2, यह आ जाएगा 0.9 की पावर 2, तो 0.81 आएगा। इसको आप यहां पर लाओगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करके वैल्यू बन रही है 1,20,000। ठीक है, तो 2 साल पहले जब मशीन हमने परचेज करी थी वो इतने की थी, 2 साल बाद वैल्यू घटकर उसकी 97,200 रुपीज़ हो गई है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का 1 शॉट है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो सब तरह के क्वेश्चन मैंने आपको इसमें करवाने की कोशिश करी है, और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके जो 15 मार्क्स हैं ये आप बिल्कुल पक्के कर पाएंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।